हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल उड़ान एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता था कि हम क्लास 12 का इनऑर्गेनिक स्टार्ट किए हैं और एकदम बेसिक तरीका से जीरो टू हीरो लेवल से, ठीक है, जिसमें कि आपको हम पार्ट 5 लेक्चर पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो आज हम पार्ट 6 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जहाँ तक ख़त्म हो गया था लास्ट में, आज वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। और आज हमको बेसिकली पढ़ना है धातु का शोधन, यानी कि धातु का शोधन क्यों किया जाता है, ठीक है, और कितने प्रकार से धातु का शोधन किया जाता है। लेकिन उससे पहले इस चैनल पे जो भी नए स्टूडेंट आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और बेल आइकन का घंटी है उसे दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है 12th का बेहतर कंटेंट और नोट्स और थ्योरी, ताकि आप अपना 12th का एग्जाम में बेहतर नंबर ला सकते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं अपना टॉपिक की तरफ। तो आप सभी को पता है कि ये जो पहला चैप्टर है ये है धातु का निष्कर्षण। हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? धातु का निष्कर्षण। तो आइए उसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं, ठीक है, कि थोड़ा सा आइडिया लीजिए ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको ये बोले थे कि किसी यानी कि कोई भी धातु अगर प्राप्त करना होता है तो सबसे पहले हम उसका खनिज ढूंढते हैं। खनिज मतलब होता है धातु जहाँ पृथ्वी के भूगर्भ में पाया जाता है उसे ही हम खनिज कहते हैं। उसके बाद खनिज में हम देखते हैं कि सबसे बेस्ट खनिज क्या होता है, यानी कि किस खनिज से हम आसानी से यानी कि इजीली यानी कि धातु निकाल सकते हैं। तो जिस खनिज से आप कम खर्च में सरलता से धातु प्राप्त कर लीजिएगा उसे हम क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। आप सभी स्टूडेंट को बता चुके हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, अयस्क के अंदर होता है बहुत सारा अशुद्धि, जिसको हम गैंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैंग। अब क्या करेंगे, तो गैंग को हटाने के लिए हम लोग करेंगे सांद्रण, चूंकि अशुद्धि हटाना है, ठीक है। चूंकि देखिए किसी भी अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए बहुत सारा स्टेप का पालन करना पड़ता है हमें, जिसमें आपको अयस्क है, अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको उसके अंदर का अशुद्धि को हटाना पड़ेगा, जिसको हम गैंग बोलते हैं, ठीक है। और इसको हटाने की प्रक्रिया को ही हम कहते हैं सांद्रण, जिसका हम 5 विधि आप सभी स्टूडेंट को पढ़ा चुके हैं, ठीक है। जो भी स्टूडेंट नहीं देखे यहाँ से वीडियो, जाके पहले उस वीडियो को देखिए, प्ले लिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पे आपको शुरू से सर एक वीडियो मिल जाएगा आपको, ठीक है। सांद्रण करेंगे। अब सांद्रण के बाद क्या होता है, जब आप सांद्रण कर देते हैं तब जो अयस्क प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं सांद्रित अयस्क। क्या कहते हैं? सांद्रित अयस्क। अब इस अयस्क को हम अगर क्या करेंगे तो अब इसको ऑक्साइड में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? ऑक्साइड में। क्योंकि हम आपको पहले बता चुके हैं कि देखिए जब भी सांद्रण करते हैं उसके बाद उसके अंदर ज़्यादातर सांद्रण करने के बाद उसमें जो होता है कार्बोनेट या सल्फाइड जो है ना, अशुद्धि, यानी कि कार्बोनेट या सल्फाइड के रूप में ज़्यादातर पाया जाता है। जैसे आप इसका ZnCO3 कह सकते हैं, ZnS। तो इस प्रकार से यह पाया जाता है। अब मेनली आता है कि इसमें से हमको CO3 और S को हटाना होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो किसी भी धातु को हम डायरेक्ट नहीं हटा, यानी कि इसमें से अगर हम चाहेंगे कि CO3 को डायरेक्ट हटाना तो इसको हम डायरेक्ट रिमूव नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम पहले सांद्रित अयस्क को हम ऑक्साइड में बदलते हैं। ऑक्साइड में बदलने के बाद ये आसानी से हम इसका अपचयन करके हटा सकते हैं, ठीक है। तो आपको हम बताए थे कि सांद्रण के बाद जो सांद्रित अयस्क होगा उसको हम किस में बदलेंगे? ऑक्साइड में। ये भी हम बता चुके हैं। अब ऑक्साइड में बदलने के लिए अपने पास 2 विधि है, या तो आप निस्तापन कर दीजिए या तो भर्जन कर दीजिए। निस्तापन होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में और भर्जन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो जब आपकी जगह ज़्यादातर याद रखिएगा कि कार्बोनेट अयस्क जो होता है उसका निस्तापन किया जाता है और सल्फाइड अयस्क का भर्जन किया जाता है। जब आप कीजिएगा तो ज़्यादातर देखिए जब आप निस्तापन या भर्जन कीजिएगा, भर्जन करने से क्या होता है, तो SO2 ज़्यादातर बन के निकल जाता है और निस्तापन करने से H2O या जल बनकर बाहर निकल जाता है। अब जब ये बन कर निकल जाएगा अब आपको मिलेगा धातु का ऑक्साइड। क्या चीज़ मिल जाएगा अब आपको? ध्यान से समझिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जब भी आप उसको ऑक्साइड में बदलिएगा तो हमको मिल जाएगा धातु का ऑक्साइड। अब ये जो धातु का ऑक्साइड मिलेगा, अब इसमें से बेसिकली हमको ऑक्सीजन को हटाना, तभी तो हमको धातु प्राप्त होगा ना, और हमें धातु प्राप्त करना होता है। तब हम इसका करते हैं अपचयन। क्या करेंगे? अपचयन। अपचयन मतलब क्या होता है, तो अपचयन 2 तरीका से, यानी कि अपचयन मुख्य रूप से हम 2 वर्ग के लिए ज़्यादातर करते हैं, क्योंकि जब भी आप ऑक्साइड में बदलते हैं तो वो धातु ऑक्साइड और इसके अंदर कुछ अगलनीय अशुद्धियाँ होता है, उसको हटाना होता है। तो उसको हटाने के लिए हम अपचयन करते हैं। तो अपचयन करने से क्या होगा, यहाँ से देखिए ऑक्सीजन रिमूव होकर के हमें मेटल, M मतलब क्या हो गया? मेटल। M का मतलब धातु समझिएगा, मेटल। तो हमें मेटल ऑक्साइड से मेटल प्राप्त हो जाएगा, और प्लस जो अगलनीय अशुद्धियाँ हैं वो भी हट करके और हमको क्या मिल जाएगा? धातु। जैसे यहाँ पे मेटल ऑक्साइड को हमको मिल जाता है ZnO, इसका अपचयन कीजिएगा तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? Zn। लेकिन आपको हम बता देना चाहते हैं कि ऐसा नहीं होता है कि जब हम अपचयन करते हैं तब जो हमको धातु प्राप्त होता है वो 100% शुद्ध होता है, ठीक है। अपचयन के बावजूद भी हमें जो धातु मिलता है वो प्योर शुद्ध नहीं होता है, ठीक है। यानी कि ये जो है 100% शुद्ध नहीं होता धातु। इसके लिए
हमको करना पड़ता है शोधन, तब शोधन करेंगे। शोधन को ही कहा जाता है परिष्करण, ठीक है। जब तक ये नहीं कीजिएगा तब तक हमको 100% प्योर धातु नहीं मिलेगा, ठीक है। इसीलिए आप सभी याद रखिएगा कि सर अपचयन के बावजूद तो हमको धातु मिलता है, लेकिन वो शुद्ध धातु नहीं होता, प्योर 100% नहीं होता है। उसे प्योर करने के लिए और शुद्ध करने के लिए हमें करना पड़ता है शोधन। तो आज हम पढ़ेंगे, धातु तो मिल गया है लेकिन धातु के अंदर भी जो कुछ अशुद्धि रह जाता है उसको हटाने के लिए हम शोधन करते हैं। और आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे शोधन की विधियाँ। क्या पढ़ेंगे? तो आपको समझ में आया होगा कि लास्ट जो धातु बचता है उसको शोधन किस प्रकार से आप कर सकते हैं। आज उसकी विधि को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए हम सीक्वेंस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि शोधन किसे कहते हैं, आप सभी समझ गए। और शोधन की अब हमको विधियाँ स्टार्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखे हैं कि धातु कर्म के सभी पदों का प्रयोग करने के बाद भी प्राप्त होने वाला धातु पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता। अभी हम जस्ट आपको बताए थे कि अगर आप अपचयन कीजिएगा या धातु कर्म कीजिएगा, पूरा स्टेप करने के बावजूद भी हम लोग का जो धातु होता है वो प्योर शुद्ध नहीं होता। यानी कि हम लिख रखे हैं कि धातु कर्म के सभी पदों का प्रयोग करने के बाद भी प्राप्त होने वाली धातु पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती है। अतः अपचयन से प्राप्त धातु का शोधन करने के लिए हम निम्न विधियों का प्रयोग करते हैं। अपचयन के बावजूद भी हमें शुद्ध धातु नहीं मिलता है, इसीलिए हमको क्या करना पड़ता है धातु का लास्ट में शोधन। आइए हम पढ़ते हैं कि शोधन का कितने सारा विधि है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अतः अपचयन से प्राप्त धातु का शोधन करने के लिए हम निम्न विधियों का प्रयोग करते हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे आसवन विधि। पहला क्या पढ़ेंगे? आसवन विधि पढ़ेंगे। और दूसरा पढ़ेंगे पोलिंग विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? तो पोलिंग विधि द्वारा। तीसरा पढ़ेंगे द्रवन या द्रव गलन विधि पढ़ेंगे, ठीक है। और चौथा हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़? तो चौथा जल्दी से आप लोग पढ़िए कि चौथा क्या दे रखा है। खपरीकरण विधि पढ़ेंगे, ठीक है, जिसको आप क्यूपेलीकरण भी विधि कह सकते हैं आप, ठीक है। और पांचवा हम लोग पढ़ेंगे विद्युत अपघटन। पांचवा हम क्या पढ़ेंगे? विद्युत अपघटन। छठा पढ़ेंगे हम मंडल परिष्करण, ठीक है। और सातवां पढ़ेंगे वाष्प प्रावस्था परिष्करण। और आठवां हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, आठवां पढ़ेंगे वर्ण लेखिके। तो इतना सारा विधि पढ़ना है, लेकिन इसमें से हम टोटल विधि को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। जो आपका इंपॉर्टेंट होगा, जो कि हम धातु का निष्कर्षण करेंगे, तो उसमें जो इंपॉर्टेंट विधि होगा उसको देखेंगे। तो वैसे आपको हम बता दें, शुरू से जो आपका 5 मेथड दे रखा, ठीक है, पांचों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें भी सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है विद्युत अपघटन विधि। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम एक काम करते हैं, पहले सीक्वेंस पांचों मेथड को हम एक एक करके समझते हैं, ठीक है। तो आइए हम पहला देखते हैं। चलिए, तो पहला जो है, सबसे पहले आप लोग जो है कॉपी कलम लेके बैठा कीजिए, ठीक है। जब भी वीडियो देखने बैठते हैं तो कॉपी कलम लेके बैठा कीजिए, ताकि आपको लिखने में और समझने में दिक्कत ना हो। लेकिन पहले एक बार वीडियो को देखा कीजिए। चलिए, तो बात करते हैं इस विधि के द्वारा किसका किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले ये जो आसवन विधि में किया जाता है, हमेशा याद रखिएगा, इस विधि में हम उसी धातु का शोधन करते हैं जो वाष्पशील होता है। क्या होना चाहिए? वाष्पशील होना चाहिए, ठीक है। तो हम लिख रखे हैं यहाँ पे कि इस विधि में वाष्पशील धातु, जैसे आपका जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, पारा का शोधन के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। अगर आपका वाष्पशील धातु नहीं होगा तो फिर इस प्रकार से हम इसका शोधन नहीं कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम आसवन विधि के द्वारा किस धातु का शोधन किया जाता है। देखिए, इसमें होता है क्या, आसवन विधि का हम प्रयोग तभी करते हैं जब धातु जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? वाष्पशील होना चाहिए। इसीलिए लिखे हैं कि इस विधि में वाष्पशील धातु, जैसे आपका जिंक, कैडमियम, पारा के शोधन के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। इस विधि में क्या करते हैं? तो इस विधि में अशुद्ध धातु को एक बर्तन में गर्म किया जाता है। जैसे मान लेते हैं हमको धातु प्राप्त होता है अपचयन के बावजूद, तो अपचयन के दौरान जो हमको धातु प्राप्त होता है वो हम अभी जस्ट बोले कि प्योर 100 यानी कि 100% शुद्ध नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, अब जो आप अपचयन के दौरान आपको धातु प्राप्त होता है, तो आप क्या कीजिए, तो इस विधि में अशुद्ध धातु को एक बर्तन में गर्म किया जाता है। किसमें? बर्तन में। गर्म करने से धातु वाष्पित हो जाती है, ठीक है, परंतु उसमें उपस्थित अवाष्पशील अशुद्धियाँ बर्तन में ही रह जाती है, ठीक है। तब क्या करते हैं, तो धातु को वाष्पों को ठंडा कर संघनित कर लिया जाता है, जिससे हमें शुद्ध धातु प्राप्त होता है। तो सिंपल याद रखिएगा इस मेथड में, ठीक है। आप क्या कीजिएगा, तो अपचयन के दौरान जो आपको धातु प्राप्त होता है उसमें से हम देखेंगे कि वो जो धातु है वो वाष्पित होने वाला धातु है कि नहीं, वाष्पशील धातु है कि नहीं। तो इस विधि का दौरान हम उसी धातु का शोधन करेंगे जो वाष्पशील होगा। अगर वो वाष्पशील धातु है, जैसे यहाँ पे जिंक, कैडमियम, पारा, ई, तो उसका हम शोधन इसके विधि द्वारा हम कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, उस अशुद्ध धातु को एक बर्तन में गर्म कर लीजिएगा।
जैसे आप बर्तन में गर्म कीजिएगा तो उसका वाष्प बनेगा। जैसे हम देखिए यहाँ से हम आपको समझाते हैं, जैसे ये बर्तन है, ठीक है, ये बर्तन है, हाँ, इसमें हम क्या करते हैं, अशुद्ध धातु को लेंगे। कौन सा धातु को लेंगे, अशुद्ध, बहुत ज़्यादा गर्मी है लेकिन अशुद्ध, तो इसका क्या करेगा, तो यहाँ से देखिए वाष्प बनेगा। तो इसमें जो धातु होगा ना, वाष्पशील धातु होगा, तो उसका वाष्प बनेगा। अब इस वाष्प को लेकर के हम एक बर्तन में लेके इसका संघनित करके ठंडा कर लेंगे और हमको प्योर 100% शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगा। तो सिंपल मेथड है, आप इस चीज़ को समझ लीजिए, ठीक है। तो एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं आप सभी स्टूडेंट को, ठीक है। याद रखना है कि इस विधि में अशुद्ध धातु को एक बर्तन में गर्म किया जाता है, जिससे धातु वाष्पित हो जाती है, परंतु उसमें उपस्थित अवाष्पशील अशुद्धियां बर्तन में ही रह जाती है। धातु तो वाष्प बन के उड़ जाएगा, और उसमें जो अवाष्पशील यानी कि अवाष्पशील करने का मतलब जो अधातु यानी कि अशुद्धि है, वो तो वाष्प में बदलेगा नहीं, और जब वो वाष्प में नहीं बदलेगा तो उस बर्तन के यानी कि कंटेनर में ही रह जाएगा। और इस प्रकार से जो आपका धातु होगा वाष्प बन के उड़ गया, फिर उसको संघनित कर लीजिए और इस प्रकार आपको शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगा। तो पहला मेथड हो गया, तो इसको कॉपी पे आप सभी स्टूडेंट नोट कर लेंगे, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट विधि सब है। आइए अब हम दूसरा देखते हैं, ठीक है। तो अभी जस्ट हम आपको दूसरा मेथड कौन सा बताए हैं, जल्दी से आप सभी स्टूडेंट देखिए। तो दूसरा देखेंगे अब हम कौन सा विधि, तो पोलिंग द्वारा। किसके द्वारा, पोलिंग के द्वारा। लेकिन आप सभी को हम बता देते हैं कि आपके जो बुक में दे रखा है, देख सकते हैं आप लोग तो बुक पढ़ते नहीं हैं, क्या करें, बुक भी दिखाने का हम ही को काम मिला है। अब लीजिए दिखा देते हैं आपको, ठीक है, कि कितना सारा विधि आपके बुक में दे रखा है। यहाँ से आइए देखिए, आपके बुक में जो दे रखा है शोधन, आप यहाँ से देखिए, ठीक है, दिखाई दे रहा है आप सभी को। देखिए धातुओं का शोधन है कि नहीं, धातुओं का शोधन। तो धातुओं का जो शोधन है, आप यहाँ पे देखिए कितना सारा विधि दे रखा है धातु का शोधन में। पहला दे रखा है श्रवण, श्रवण यानी कि आसवन, श्रवण को ही आसवन कहा जाता है, ठीक है, उस विधि के द्वारा। फिर दे रखा द्रवण विधि दे रखा है, ठीक है। फिर यहाँ से देखिए क्यूपेलीकरण प्रक्रिया के द्वारा भी दे रखा है, चौथा मेथड, ठीक है। फिर दे रखा ऑक्सीकरण विधि दे रखा है, ठीक है। यहाँ से देखिए फिर दे रखा है बेसिमेकरण विधि दे रखा है, ठीक है। यहाँ से देखिए कितना सारा विधि आपका दे रखा है, अभी जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। यहाँ देखिए हरी लकड़ियों की, हाँ, बल्लियों के द्वारा, इसी को हम कहते हैं बाय पुलिंग मेथड, ठीक है। अभी जस्ट हम आपको बता रहे थे बाय पुलिंग, इसी मेथड के द्वारा। देखिए यहाँ पे आपका बुक में भी दे रखा है बाय पुलिंग मेथड। उसके बाद विद्युत शोधन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपका बुक में भी बहुत सारा मेथड दे रखा, तांबा का शुद्धिकरण। तो इसी कारण से हम, और देखिए यहाँ पे वर्ण प्रक्रम, यहाँ से आपको दिखाई नहीं देता है, यहाँ से देखिए, ठीक है, यहाँ से वर्ण प्रक्रम, तो बहुत सारा। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है ना, उसी को हम डिस्कस करेंगे। तो आप बुक को भी पढ़ के वहाँ से एक्सेप्ट यानी कि नॉलेज ले सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम दूसरा देखते हैं। तो अब जो हम देखेंगे पोलिंग द्वारा, किसके द्वारा देखेंगे, पोलिंग के द्वारा। चलिए सभी बच्चे देखिए, दिखाई दे रहा है आप सभी स्टूडेंट को, चलिए दिखाई दे रहा। अब पोलिंग के द्वारा हम देखते हैं कि किस प्रकार से धातु को शोधन किया जाता है, ठीक है। देखिए इस विधि में हम क्या करते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा कि इस विधि का प्रयोग हम तभी करेंगे जब उस धातु में उसी का ऑक्साइड अशुद्धि के रूप में रहता है, ठीक है। ध्यान से समझिए, हमको लगता थोड़ा बहुत आपको दिक्कत हो रहा समझने में, हम कोशिश करेंगे कि पूरा कंसेप्ट को क्लियर कर दें। देखिए हमेशा याद रखिएगा कि पोलिंग द्वारा जो है इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब धातु में उसका ऑक्साइड अशुद्धि के रूप में, जैसे मान लेते हैं हमको कॉपर का करना ऑप्शन, कॉपर का हम कर रहे हैं शोधन, उसमें कॉपरे का ऑक्साइड अशुद्धि के रूप में है, तब हम इस विधि का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इस विधि में क्या होता है, तो अशुद्ध धातु को एक भट्ठी में ठीक कर रख कर पिघलाते हैं। पहले क्या कीजिए, तो अशुद्ध यानी कि जो आपका अपचयन के द्वारा जो धातु प्राप्त होता है अशुद्ध ही होता है, क्योंकि वो 100% शुद्ध नहीं होता है। तो इस विधि में उस अशुद्ध धातु को एक भट्ठी में रख करके उसको पिघला लेंगे। क्या करेंगे, पिघलाते हैं। अब इस पिघली धातु को हरी लकड़ी लेकर के इस तरह से उसको ऐसे ऐसे करके घुमाएंगे। देखिए ऐसे ऐसे करके उसको घुमाएंगे, ठीक है, घुमाते हैं। तो घुमाने से क्या होगा, तो घुमाने के दौरान क्या होता है, लकड़ी से निकलने वाली CH4 गैस धातु ऑक्साइड क्या है, तो धातु ऑक्साइड को लेकर के उसका अपचयन कर देती है, ठीक है, जिससे आपको शुद्ध धातु प्राप्त हो जाता है। तो आइए हम एक बार फिर से इस चीज़ को समझा देते हैं, फिर से समझिए। सबसे पहले याद रखिएगा कि इस विधि के द्वारा जो है, इस विधि में हम, इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब धातु में उसी का ऑक्साइड अशुद्धि के रूप में हो। जैसे खास करके जब हम कॉपर का आपको पढ़ाएंगे ना, कॉपर में, तो देखिए कॉपर का जब हम निष्कर्ष करेंगे तो इसमें कॉपर का ही ऑक्साइड अशुद्धि के रूप में रहता है। अब इसको हटाना है, प्योर करना है, तो इसीलिए हम इसको पोलिंग के द्वारा हम करेंगे। हाँ, जिस धातु का अपचयन जिस धातु का शोधन कर रहे हैं, अगर उसमें उसी का ऑक्साइड हो अशुद्धि के रूप में, तब इस मेथड का यूज किया जाता है, ठीक ना।
तो समझ में आ गया होगा। और चलिए हम पढ़ देते हैं एक बार क्या लिखा है, ठीक है। समझिए, कहता है कि इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब धातु में उसका ऑक्साइड अशुद्धि के रूप में होता है। जस्ट अभी आपको हम बता चुके हैं, ठीक है। याद रखिएगा, इस विधि का प्रयोग हम तभी करेंगे जब उस धातु में उसी का ऑक्साइड अशुद्धि के रूप में होता है, जैसे अभी जस्ट हम आपको बताए थे। नेक्स्ट, इस विधि में अशुद्ध धातु को एक भट्ठी में रखकर हम क्या करते हैं, पिघलाते हैं। फिर इस पिघली हुई धातु में हरी लकड़ी डाल करके ऐसे हम हिलाते हैं। हिलाने से क्या होता है, तो लकड़ी से निकलने वाली CH4 गैस और भी गैसें होती है, धातु ऑक्साइड से ऑक्सीजन को लेकर के उसका अपचयन कर देता है। यानी कि धातु का जो ऑक्साइड होता है, यानी कि धातु का ये जो ऑक्साइड होता है, इससे क्या करता है, ऑक्सीजन को लेकर के अलग करके हमको सिर्फ मेटल धातु देता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि फफोलेदार कॉपर में उपस्थित CO यानी कि इसका जो अशुद्धि होता है कॉपर का ऑक्साइड, इसका अपचयन कर कॉपर प्राप्त किया जाता है इसी विधि से, ठीक है। तो पुलिंग मेथड से आप सभी को हम जस्ट बता दिए हैं कि कॉपर में जो उपस्थित होता है कॉपर ऑक्साइड का अयस्क, जो कि अशुद्धि यानी कि कॉपर में जो उपस्थित रहता है कॉपर ऑक्साइड का अशुद्धि, इसको हटाया जाता है पोलिंग मेथड से। किससे? पोलिंग मेथड से, ठीक है। तो इस प्रकार से यह आपका कंप्लीट हो गया। आइए अब हम तीसरा देखेंगे, ठीक है। तो तीसरा भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझिए। इसको हम कहते हैं द्रवण विधि। क्या कहते हैं? द्रवण या द्राव गलवन परिष्करण विधि कहते हैं, ठीक है। देखिए, इस विधि के द्वारा हम क्या करते हैं, तो इस विधि द्वारा सरलता से द्रवित होने वाली धातुओं का शोधन किया जाता है। हमेशा याद रखिएगा, इस विधि का प्रयोग हम तभी करेंगे जब कोई भी धातु यानी कि आसानी से पिघल जाए, आसानी से क्या करें, पिघल जाए। तो जो सरलता से पिघल जाता है, द्रवित हो जाएगा, उसी का हम इस विधि के द्वारा हम उसका शोधन करेंगे, ठीक है। इसीलिए लिख रखे हैं कि इस विधि द्वारा सरलता से द्रवित होने वाली धातुओं का शोधन किया जाता है। जैसे आपका लेड, ये सरलता से क्या करता है, पिघल जाता है। टीन सरलता से पिघल जाता है। पारा, BI, बिस्मथ इत्यादि। तो याद रखेंगे पहला पॉइंट, ठीक है। क्या याद रखेंगे कि इस विधि द्वारा सरलता से द्रवित होने वाली धातुओं का शोधन किया जाता है। जैसे आपका लेड हो गया, टीन हो गया, बिस्मथ हो गया, पारा हो गया इत्यादि। अब बात करते हैं कि सर इस विधि के द्वारा किस प्रकार से किया जाता है शोधन। तो याद रखिएगा कि इस विधि में अशुद्ध धातु को एक तिरछे तल वाली भट्ठी में रखकर गर्म करते हैं। क्या याद रखिएगा कि इस विधि में अशुद्ध धातु को एक तिरछे तल वाली भट्ठी में रखकर गर्म करते हैं। ऐसा करने से शुद्ध धातु पिघलकर नीचे बहने लगती है, जबकि अगलनीय अशुद्धियां अपने स्थान पर ही रह जाता है। तो आइए हम इसको फिगर के माध्यम से हम आपको समझाना चाहते हैं, ठीक है। मेरा मानना है कि अगर आपको फिगर समझाएंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग के पास भारती भवन का बुक है तो उसमें भी दे रखा है। चलिए यहाँ से हम बता देते हैं कि किस प्रकार से होता है, ठीक है। देखिए, यहाँ से अभी जो हम आप लोग को मेथड पढ़ा रहे थे, ये वो कौन सा मेथड है, तो देखिए इसी मेथड को हम ये पढ़ा रहे थे अभी, ठीक है। द्रवण विधि दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, चलिए इधर हम कर देते थोड़ा सा, ठीक है। चलिए ये देखिए, हम ये द्रवण विधि आप लोग को पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे? द्रवण विधि। चलिए अगर इसका फिगर दिखाई देता है तो देखिए इस प्रकार का जो है ना तिरछा रहता, देखिए यहाँ पे इस प्रकार से बना रहता सेटअप। यहाँ पे क्या करता है, तो पिघलाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे उस धातु को रखकर पिघलाया जाता है, जिसमें क्या जो अशुद्ध धातु होता है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए पिघलने के बाद क्या होता है, इसमें जो यानी कि अशुद्धि होता है वो क्या होता है, नहीं पिघलता, अगलनीय होता है। अगलनीय होता तो यहीं पे रह जाता है। धातु पिघल करके देखिए नीचे ढड़का इस टाइप से रहता है, धातु पिघल करके इस तरह से कंटेनर में आता है और शुद्ध धातु हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। तो आप चाहे तो इस फिगर को बना सकते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, वही चीज़ ना हम यहाँ पे लिखे हैं। देखिए क्या लिखे हैं कि इस विधि में अशुद्ध धातु को एक तिरछे तल वाली भट्ठी में रखकर गर्म करते हैं। तिरछे तल वाली भट्ठी में रख करके, यहाँ देखिए ये तिरछा तल है, ठीक है। यहाँ से दिखाई दे रहा है आप लोग को, ये तिरछा तल वाली भट्ठी में रख करके हम इसको यहाँ पे देखिए हीट दे रहे हैं। ये जो एरो है, एरो बता रहा कि हम उसको गर्म कर रहे हैं। तो तिरछे तल वाली भट्ठी में रखकर जब हम अशुद्ध धातु को गर्म करेंगे तो इसमें जो अशुद्धियाँ होगी वो नहीं पिघलेगा। और जो धातु होगा, चूँकि हम जस्ट बोले थे कि इसमें ऐसा अयस्क का शोधन, धातु का शोधन करेंगे जो क्या हो जाए, आसानी से पिघल जाए। तो ये धातु जो होगा वो पिघल के इस तरह से ढरका रहता है, ढरक के यहाँ पे इस तरह से शुद्ध धातु को अलग कर लिया जाता है। तो वही चीज़ हम रखे हैं यहाँ पे। ऐसा करने से शुद्ध धातु पिघल करके, ठीक है, पिघल करके नीचे बहने लगती है, जबकि अगलनीय अशुद्धियाँ अपने ही स्थान पर रह जाता है। तो इस प्रकार से आपका जो है इस विधि के द्वारा शोधन किया जाता है। तो 3 गो विधि आपका क्लियर हो गया। आइए हम चौथा मेथड देखते हैं, ठीक है। चलिए चौथा मेथड भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पहले देख लेते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं, इस मेथड का नाम क्या है, तो खपड़ीकरण या क्यूपेलीकरण विधि द्वारा, ठीक है। तो इस विधि में देखिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहला पॉइंट आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि जब किसी धातु में धातु के अपेक्षा शीघ्रता से ऑक्सीकृत होने वाली अशुद्धियाँ उपस्थित होती है तब इस विधि का प्रयोग किया जाता है। पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है,
कि जब किसी धातु में धातु की अपेक्षा शीघ्रता से ऑक्सीकृत होने वाली अशुद्धियां हो, सोचिए, यानी कि धातु से पहले उसमें अशुद्धि ही ऐसा हो जो ऑक्सीकृत हो जाए, ठीक है। अगर धातु से पहले उसके अंदर जो अशुद्धि होगा वही अगर ऑक्सीकृत हो रहा है तब हम इस विधि का प्रयोग करेंगे। इसलिए हम लिख रखे हैं जब किसी धातु में, आपको मोटा मोटी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है नॉर्मली, ठीक है। इसलिए हम क्या रखे हैं, लिख रखे हैं जब किसी धातु में धातु की अपेक्षा शीघ्रता से ऑक्सीकृत होने वाली अशुद्धियां उपस्थित होती है तब इस विधि का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें समझते हैं कि किस प्रकार से इसका शोधन किया जाता है। देखिए इसमें क्या होता है, तो इस विधि में अशुद्ध धातु को क्यूपेल, अब कहिएगा सर ये क्यूपेल क्या होता है, अभी जस्ट हम फिगर दिखाएंगे, आपके बुक में फिगर दे रखा है। इस विधि में अशुद्ध धातु को क्यूपेल क्या होता है, तो हड्डी की राख से बनी, हाँ हड्डी की राख से बनी एक समझिए बर्तन होता है, ठीक है। हड्डी की राख से बनी एक बर्तन होता है जिसको हम क्रूसिबल कहते हैं, को लेकर वायु में गर्म करते हैं, वायु की उपस्थिति में गर्म कीजिएगा। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा इस मेथड में, ठीक है, अशुद्ध धातु को लेकर के एक हड्डी की राख से बनी एक बर्तन होता है, उसमें उसको लेकर वायु की उपस्थिति में गर्म कर दीजिएगा। गर्म करने से अशुद्धियां क्या होता है, ऑक्सीकृत होकर के उड़ जाती है, ठीक है। वो ऑक्सीकृत हो जाएगा और वायु में चला जाता, उड़ जाता है तथा शुद्ध धातु हमें प्राप्त हो जाता है। शेष जो बचता है वो शुद्ध धातु प्राप्त होता है। याद रखिएगा कि इस विधि से एज, सिल्वर और पीबी की अशुद्धियां इसी विधि द्वारा अलग किया जाता है। अब जैसे मान लेते सिल्वर का अयस्क है, उसमें क्या होता है पीबी यानी कि लेड ऑक्साइड का अशुद्धियां है, तो उसको हम इसी विधि के द्वारा हम क्या करते हैं, शोधन करते हैं। तो आइए हम आपको फिगर के माध्यम से दिखाते हैं। याद रखिएगा कि इस विधि में जो है ना धातु की क्यूपेल जो कि हड्डी की राख से बनी एक बर्तन होता है, उसी में हम इसे वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। तो जैसे हम इसका फिगर हम आपको दिखा देते हैं, आप बुक रखा कीजिए, ठीक है, और बुक से इस फिगर को बना लीजिएगा। तो यहाँ से देखिए इस मेथड का जिक्र किया गया आपके बुक में भी। यहाँ से देखिए क्यूपेलीकरण प्रक्रिया है ना, तो ये जो आपका फिगर है, ये पूरा बर्तन को देख रहे हैं आप, यही क्यूपेल है। ये जो होता है यानी कि राख से बना होता है, हड्डी के राख से बना होता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये भट्टी है, इस प्रकार से गर्म किया जाता है। आप चाहे तो इस फिगर को बना सकते हैं, आपका बुक में दिया है। तो पेज नंबर जो है हम आपको बता देते हैं, धातु का शोधन हेडिंग आपका 2 और 12 में जाके खोजिएगा, मिल जाएगा। तो इस प्रकार से शोधन किया जाता है। तो यह भी मेथड आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अच्छे से आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। हम एक बार फिर से पढ़ देते हैं, ठीक है, कि इस विधि में याद रखिएगा हमेशा जब किसी धातु में धातु की अपेक्षा, सोचिए धातु की अपेक्षा शीघ्रता से ऑक्सीकृत होने वाली अशुद्धियां उपस्थित होती है तब इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में क्या करते हैं, तो इस विधि में अशुद्ध धातु को क्यूपेल यानी कि हड्डी के राख से बनी जो बर्तन होता है जिसको हम क्रूसिबल कहते हैं, उसी में लेकर वायु की उपस्थिति में उसको गर्म करते हैं। ऐसा करने से अशुद्धियां ऑक्सीकृत होकर के उड़ जाती है तथा शेष धातु शेष बच जाती है। याद रखिएगा कि सिल्वर का जो अयस्क होता है उसके अंदर जो लेड की ऑक्साइड होता है अशुद्धि, इसको इसी विधि द्वारा हम शोधन करते हैं। तो इस प्रकार से कंप्लीट हो गया। अब जो लास्ट हम देखेंगे, ठीक है, वैसे तो बहुत सारा लेकिन ये 5 आपका इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि यह काफ़ी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह मेथड है, ठीक है। तो यह जो मेथड है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना है। वैसे इस मेथड को समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा क्योंकि आप पहले भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सेल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। तो याद रखिएगा इस विधि में अधिकांश धातु में जैसे कॉपर हो गया, चांदी, सोना का शोधन किया जाता है। तो ज़्यादातर आप देखिएगा कि इस विधि के द्वारा ही शोधन किया जाता है। क्या याद रखेंगे कि सर ज़्यादातर धातुओं का शोधन जो होता है विद्युत अपघटनी विधि द्वारा किया जाता है। किस विधि द्वारा किया जाता है, विद्युत अपघटनी विधि द्वारा किया जाता है। सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि सर विद्युत अपघटनी विधि के द्वारा ज़्यादातर धातु का शोधन किया जाता है, ठीक है। अर्रु गरु जितना धातु है सबका शोधन आप कर सकते हैं इस विधि के द्वारा। अब इसमें क्या किया जाता है समझिए थोड़ा सा, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, तो अशुद्ध धातु यानी कि जो अशुद्ध कॉपर की मोटी प्लेट को एनोड बनाते हैं और शुद्ध कॉपर की प्लेट को हम कैथोड बनाते हैं। याद रखिएगा। अब फिर जिसका शोधन करना होता है उसी का यानी कि हम विलयन विद्युत अपघट का कार्य में लेते हैं और फिर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। ऐसा करने से कॉपर एनोड प्लेट से उतरकर विलयन में आने लगता है तथा विलयन से कैथोड पर चढ़ने लगता है। आइए हम फिगर के माध्यम से हम इसको समझाना चाहते हैं। इस विधि में याद रखिएगा, हम आपको पहले बोले हैं कि इसमें जब भी विद्युत अपघटनी होगा तो एक सेल लिया जाता है। तो इस सेल में देखिए एनोड और कैथोड होता है। आप सभी को पता है कि एनोड और कैथोड, हम इससे पहले सेल में पढ़ा चुके हैं कि एनोड और कैथोड क्या होता है। बट यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि सर इसमें जो एनोड होता है, देखो यहाँ से बैटरी है तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इसको जोड़ा आती है तो एनोड हो जाएगा, जिसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेगा उसको कैथोड कहेंगे। इसमें जो एनोड होता है ये याद रखिएगा कि हमेशा अशुद्ध धातु का बनाया जाता है, यानी कि एनोड जो होता है वो अशुद्ध धातु का बनाएंगे, ठीक है, जो कि मोटा रहता है। और जो कैथोड होता है वो कॉपर का शुद्ध धातु का बनाएंगे। जैसे हम कॉपर का जो है निष्कर्षण इसी की विधि द्वारा करते हैं। तो जब हम कॉपर का निष्कर्षण करेंगे तो उस समय हम बताएंगे कि जो अशुद्ध होता है, जैसे मेरे पास जो अपचयन किए
तो अपचयन के बाद जो कॉपर आएगा तो वो तो अशुद्ध कॉपर होगा, अशुद्ध धातु कॉपर होगा। तो जो अशुद्ध धातु का कॉपर होता है उसको याद रखिएगा, एनोड बना लीजिएगा आप। क्या चीज़ बना लीजिएगा? एनोड। और ये मोटा प्लेट होता है। कैसा होता है? मोटा प्लेट। और जो शुद्ध कॉपर होगा जिसको डालिएगा उसको आप कैथोड बना लीजिएगा, इस शुद्ध धातु का पतला होगा। ठीक है, याद रखना आपको कि सर मोटा प्लेट जो होगा वो अशुद्ध धातु कॉपर का बनाएंगे, जो पतला प्लेट होगा वो शुद्ध धातु कॉपर का बनाएंगे। अब कितना बच्चा के मन में ये आता होगा कि सर ये अशुद्ध धातु क्या होता है? अभी जस्ट हम बताएं कि अपचयन करने के बाद जो कॉपर प्राप्त होता है वो 100% शुद्ध नहीं होता, उसमें और भी अशुद्धियाँ होता है। तो उसका आप लेकर के एनोड बना लीजिएगा, और जो कॉपर का शुद्ध मार्केट में आपको मिलेगा रड, उसको लेकर के आप यहाँ पे शुद्ध उसको कैथोड बना लीजिएगा। ऐसा करने से अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से देखिए बैटरी से जोड़ के विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। ऐसा करने से कॉपर सल्फाइड जो है देख रहे हैं CuSO4, क्या चीज़? तो CuSO4 ये टूट जाएगा क्या चीज़ में? तो Cu प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस में। तो और आप सभी को पता है जो प्लस है वो अपने से विपरीत इलेक्ट्रोड पे जाएगा। तो कॉपर जो है कहाँ पे जाएगा जमा हो करने के लिए? कैथोड पर। SO4 यहाँ पे जमा होने के लिए जाएगा। बट इसमें होता है क्या, देखिए ये जो अशुद्ध कॉपर है यहाँ से निकलते रहता है, क्योंकि इसमें जो आपका अशुद्धि होता है यहाँ देखिए नीचे इस तरह से बैठ जाता है। नीचे जो अशुद्धियाँ होता है कॉपर, ये जो अशुद्ध कॉपर होता है इसका अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाता है। अशुद्ध कॉपर इसमें से निकल के विलयन में आता है विलयन में आता है, और विलयन से निकल करके फिर धीरे 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 इस प्लेट पे चढ़ता रहता है, जिसके कारण धीरे धीरे जो अशुद्ध कॉपर का प्लेट है ये पतला होता जाएगा, जो शुद्ध कॉपर का प्लेट है वो मोटा होता जाएगा, और इस तरह से कॉपर को आप शुद्धिकरण कर सकते हैं। तो वही हम लिखे, ध्यान से पढ़िए। ठीक है, क्या चीज़ वो पढ़िए। तो इसमें हम लिखे रखे हैं कि अधिकांश धातु जैसे कॉपर हो गया, चांदी हो गया, सोना, इनका शोधन इसी विधि द्वारा किया जाता है। एल्युमिनियम का भी इसी विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या करना, तो अशुद्ध कॉपर की मोटी प्लेट को एनोड बनाएंगे। अशुद्ध कॉपर की मोटी प्लेट को एनोड बनाना है, अशुद्ध कॉपर की पतली प्लेट को कैथोड बनाना, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं। फिर क्या करना है, जिसका एनोड कैथोड बनाते हैं, जिस विलयन का शोधन करना होता है उसी का हम विद्युत अपघट लेते हैं। तो कॉपर का कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे CuSO4 का ही विलयन का विद्युत अपघट लेंगे। ठीक है, जो कि कार्य करता है। अब आपको क्या करना है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर देना है। इसमें क्या कर देना है, विद्युत धारा प्रवाहित करना है। अब देखिए विद्युत धारा प्रवाहित करने से क्या होता है, यहाँ पे समझने वाली बात है। जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये जो शुद्ध कॉपर होता है एनोड प्लेट से उतरकर विलयन में आने लगता है। यहाँ से देखिए क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर शुद्ध कॉपर यानी कि एनोड प्लेट से उतरकर विलयन में आने लगता है तथा विलयन से कैथोड पर चढ़ने लगता है। यहाँ पे जो है ना अशुद्ध देना, चलिए यहाँ शुद्ध कहने का मतलब ये है कि इसमें जो अशुद्धियाँ होता है वो नीचे बैठ जाता है। इसमें जो शुद्ध कॉपर बचता है वो प्योर कॉपर यहाँ से विलयन में आता है, विलयन से फिर कहाँ पे चढ़ने लगता है, कैथोड पे। यहाँ से देखिए इसमें अशुद्धि था, अशुद्धि देखिए यहाँ नीचे बैठ गया है, अशुद्धि नीचे बैठ गया। जो शुद्ध कॉपर है विलयन में मिलता है, विलयन से फिर कहाँ पे जाता है, कैथोड पे चढ़ने लगता है। तो वही लिख रखे हैं। ठीक है, फिर इसमें नेक्स्ट जो है थोड़ा सा आपको एक बात और आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझना है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ से क्या होता है। तो इस प्रकार करने के बाद यहाँ से आपको आगे क्या समझना है, तो अशुद्धियाँ जो होता है अर्थात अशुद्धियाँ कम क्रियाशील धातु में, जैसे आपका चांदी हो गया, सोना, प्लेटिनियम, एनोड पर इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ पाती, अतः एनोड के नीचे पंख के रूप में बैठ जाता है। ये क्या करता है, तो इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ पाता जिसके कारण नीचे बैठ जाता। जैसा अभी हम जस्ट आपको बताए हैं कि यहाँ देखिए इस फिगर के देखो, इसके अंदर जो अशुद्धियाँ होता है जिसमें चांदी, सोना, प्लेटिनियम का जो भी अशुद्धियाँ होता है वो इलेक्ट्रॉन को नहीं छोड़ करके यहाँ देखिए नीचे बिंदा बिंदा टाइप से दिख रहा है। ये जो अशुद्धियाँ होता है जो कि शुद्ध कॉपर के अंदर होता है, ये नीचे यहाँ से देखिए एनोड पंख के रूप में, यानी कि नीचे जो बैठता है उसको एनोड पंख कहते हैं। इसका अशुद्धियाँ बैठ जाता है, इसीलिए तो शुद्ध कॉपर विलयन में आता है, फिर वो कैथोड पे चढ़ने लगता है। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा हम रिएक्शन समझ लेंगे, आप उसके बाद यहाँ से इस चीज़ को नोट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिख रखे हैं कि अशुद्धियाँ अर्थात कम क्रियाशील धातु में जैसे इतना एनोड पर इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ पाती, अतः यह एनोड के नीचे पंख के रूप में क्या होता है, बैठ जाती है। अब इसका रिएक्शन क्या होगा, तो देखिए कॉपर जो होता है, कॉपर सल्फेट, ये टूट जाएगा, Cu प्लस प्लस और SO4 माइनस माइनस में टूटेगा। तो एनोड पे क्या होता है, तो ये SO4 जो है ये क्या कर दिया है, SO4 ध्यान से देखिएगा, ये क्या करता है, Cu को प्लस ग्रहण करके CuSO4 में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर ये जो Cu डबल प्लस है ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और कॉपर यानी कि हमको शुद्ध प्राप्त हो जाता है। कहने का मतलब ये है, आप सिर्फ इसको ध्यान से समझिए, फिर फिगर से समझाते हैं आपको। ये विलयन टूट जाएगा यानी कि CuSO4 टूट जाएगा, Cu प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस में टूटेगा। ये जो SO4 माइनस देख रहे हैं ये कॉपर Cu प्लस को ग्रहण करके CuSO4 में बदलता है। अब फिर इसमें जो Cu है ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर धातु बनाता है। जैसे यहाँ पे देखिए
इस फिगर को देखिए, यहाँ पे क्या करता है, तो ये जो Cu है ये तो टूट गया ना, SO4 इसमें टूट गया है, तो ये फिर SO4 यहाँ से देखिए ये क्या करता है, इसका कॉपर ग्रहण कर लेता है, ठीक है। ये कॉपर ग्रहण करके CuSO4 में बनता है। यहाँ जो आपको कॉपर फिर मिलता है, ये जो कॉपर मिला है ये जहाँ कर यहाँ, ऐसे सिंपल समझिए कि सर यहाँ से कॉपर इसमें आया ना, यहाँ पे चढ़ करके और हमको यहाँ प्लेट जो है धीरे धीरे मोटा होता जाता है। और इस प्रकार से जो है यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसके अंदर जो यानी कि शुद्ध कॉपर था, तो शुद्ध कॉपर विलयन में आके यहाँ पे चढ़ जाता है और अशुद्धियाँ इस तरह से नीचे एनोड पंख के रूप में बैठ जाता है और इस प्रकार से हम शोधन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हम यहीं तक रहने देते हैं क्लास, ठीक है। अगर आप लोग को कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आप पूछिएगा तभी तो हमें पता चलेगा कि आपको नहीं कोई चीज़ समझ में आया, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ आप लोग को थोड़ा भी यूज़फुल या हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और बेल आइकन का घंटी होगा उसे दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो डाले तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, राधे राधे।